पूर्वी मोर्चा यानी कि ईस्टर्न फ्रंट, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खूनी और सबसे क्रूर सैनिक टकराव था। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच भी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आज हम इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस महाविनाश ने हमारी दुनिया को वो शक्ल दी जिसमें हम आज रहते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से। एक ऐसी भविष्यवाणी जो डरावने तरीके से सच साबित हुई। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फ्रांसीसी मार्शल फर्डिनेंड फोच ने कहा था कि ये कोई शांति नहीं है, ये तो बस 20 साल के लिए युद्ध पर एक ब्रेक है, एक युद्ध विराम। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये आने वाले तूफान की आहट थी जिसे ज्यादातर दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया। तो आखिर इस ईस्टर्न फ्रंट की जड़ें कहाँ थीं? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, पहले विश्व युद्ध के अंत में, उस तथाकथित शांति तक, जिसने लड़ाई तो खत्म की पर एक नए और कहीं ज्यादा भयानक युद्ध के बीज बो दिए। और ये जड़ें थीं वर्साई की संधि में। इस संधि में एक क्लॉज था, आर्टिकल 231। इसे वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहते हैं। और इसने, आप समझिए, एक ही झटके में युद्ध शुरू करने का सारा इल्जाम जर्मनी पर डाल दिया और इसी के आधार पर उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। ये सिर्फ कानून की एक लाइन नहीं थी, ये पूरे जर्मनी के लिए एक राष्ट्रीय अपमान था, एक जिल्लत थी। और इसका नतीजा? ये कार्टून सब कुछ बयां कर देता है। ये जो हर्जाना था ना, ये सिर्फ कुछ रकम नहीं थी, ये एक ऐसा पहाड़ था जिसके नीचे जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था कुचल गई। सोचिए, देश में इतनी महंगाई बढ़ी, इतनी अफरा-तफरी मची कि पूरा देश सच में इस बोझ के नीचे दबकर रह गया था। और ये अपमान सिर्फ आर्थिक नहीं था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। जर्मनी ने अपनी 13% जमीन खो दी, 12.5% आबादी, सोचिए, लगभग आधी आयरन और स्टील इंडस्ट्री चली गई। एयरफोर्स या पनडुब्बियां रखने की भी इजाजत नहीं थी। इन सब ने लोगों के मन में एक गहरी कड़वाहट भर दी, धोखे और बदले की भावना। और इसी जहरीली मिट्टी में नाजीवाद का पौधा पनपा। और ठीक इसी माहौल का फायदा उठाकर हिटलर सत्ता में आया। लेकिन हिटलर का मकसद सिर्फ जमीन जीतना या बदला लेना नहीं था। नहीं, उसका प्लान कुछ और ही था। वो पूरब में एक ऐसा युद्ध चाहता था जो सिर्फ जीते नहीं बल्कि सब कुछ तबाह कर दे, एक विनाश का युद्ध। हिटलर ने इसे एक नाम भी दिया था, वर्निश्टुंग्सक्रीग। इसका मतलब है विनाश का युद्ध। साफ साफ ये कोई आम लड़ाई नहीं थी जहां दो सेनाएं लड़ती हैं। नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, एक नस्ली जंग जिसका सीधा सीधा मकसद था सोवियत संघ के लोगों को या तो खत्म कर देना या फिर उन्हें गुलाम बना लेना। अब जरा इस हमले की विशालता को देखिए। ऑपरेशन बारबरोसा, तारीख 22 जून 1941। ये इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला था। लगभग 38 लाख सैनिक, मतलब जर्मनी की 80% सेना एक साथ सोवियत संघ पर हमला बोल देती है। ये एक ऐसी फौज थी, इतनी बड़ी कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन इतनी बड़ी फौज के बाद भी हिटलर को क्या लगता था? उसे लगता था कि ये तो बस कुछ हफ्तों का काम है। उसका ये कहना कि हमें तो बस दरवाजे पर एक लात मारनी है और ये पूरा सड़ा हुआ ढांचा खुद ही ढह जाएगा, ये उसका घमंड दिखाता है। और यही घमंड उसकी सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती बनने वाला था। लेकिन वो बहुत गलत था, क्योंकि युद्ध का पासा पलटने वाला था और ये पलटा स्टालिनग्राड के बर्बाद खंडरों में। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें इस तबाही की पूरी कहानी बताती है। 1941 में हमले की शुरुआत से लेकर 1945 में बर्लिन की हार तक। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी साल है वो है 1943। स्टालिनग्राड और कुर्स्क, ये वो दो लड़ाइयाँ थीं जिन्होंने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जर्मनों ने सोचा था कि वो सर्दियों से पहले ही जीत जाएंगे, लेकिन वो रूस के मौसम को नहीं जानते थे। ये तस्वीर देखिए, इसे कहते हैं रासपुतिस्ता। पतझड़ में होने वाली बारिश से जमीन इतनी दलदली हो जाती है कि जर्मन टैंक और ट्रक उसमें धंस गए। उनका जो मशहूर ब्लिट्जक्रीग था, यानी बिजली की तेजी से हमला, वो इसी कीचड़ में आकर थम गया। और फिर आया स्टालिनग्राड, वो शहर जो नाजी जर्मनी के ताबूत में शायद सबसे अहम कील साबित हुआ। यहाँ घर घर, गली गली, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ाई हुई। सोवियत सैनिकों ने जो जबरदस्त हिम्मत दिखाई, उसने जर्मन सेना की कमर ही तोड़ दी। उनकी पूरी की पूरी छठी सेना या तो मारी गई या उन्होंने सरेंडर कर दिया।
बस हिटलर के लिए यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। स्टालिनग्राड की जीत कोई आम जीत नहीं थी। इसने युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब तक जो जर्मन हमला कर रहे थे, अब वो डिफेंस पर थे। अब बारी थी सोवियत रेड आर्मी की, और उन्होंने पश्चिम की तरफ, बर्लिन की तरफ अपना लंबा और खूनी सफर शुरू कर दिया। स्टेलिनग्राद के बाद कुर्स्क में इतिहास की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई, और इस जीत ने ये साफ कर दिया कि अब रेड आर्मी को रोकना लगभग नामुमकिन है। 1943 के मध्य के बाद से अब ये युद्ध जर्मन जीत का नहीं, बल्कि रेड आर्मी के बर्लिन तक पहुंचने का सफर बन चुका था। और फिर 1944 की गर्मियों में सोवियत ने लॉन्च किया ऑपरेशन बैग्रेथियन। ये कितना जबरदस्त हमला था कि उसने जर्मन आर्मी ग्रुप सेंटर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अब रेड आर्मी सचमुच जर्मनी के दरवाजे पर खड़ी थी और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। और फिर आया फाइनल शोडाउन, बर्लिन की लड़ाई। इसके लिए सोवियत संघ ने जो ताकत जुटाई वो होश उड़ा देने वाली थी। 2.5 मिलियन यानी 25 लाख सैनिक, 6,500 से ज्यादा टैंक, 7,500 विमान। यह हिटलर के 1000 साल के राइख की राजधानी पर आखिरी और सबसे जबरदस्त हमला था। तो युद्ध तो खत्म हो गया, जीत भी मिल गई, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? अब जरा इस तबाही की विरासत पर नजर डालते हैं। ये तस्वीर, बर्लिन के राइख्सटैग पर फहराता सोवियत झंडा, ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये प्रतीक है नाजी जर्मनी की पूरी तरह से हार का, यूरोप में युद्ध के अंत का और एक बहुत ही काले अध्याय के खत्म होने का। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। आप इन आंकड़ों को देखिए। एक्सिस सेना के लगभग 5 लाख सैनिक मारे गए, वहीं सोवियत संघ ने अपने लगभग 9 लाख सैनिक खो दिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस युद्ध की हैवानियत की गवाही देते हैं। और ये तो सिर्फ सैनिकों की बात है। आम लोगों का क्या? सोचिए, 2.5 करोड़ लोग, 25 मिलियन सोवियत संघ में बेघर हो गए थे। शहर के शहर, गांव के गांव मलबे में तब्दील हो चुके थे। आम नागरिकों पर जो बीती, उसकी तो हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इस महाविनाश ने दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। नाजी जर्मनी का नामो निशान मिट गया। पूरा का पूरा पूर्वी और मध्य यूरोप सोवियत कंट्रोल में आ गया। यहीं से आयरन कर्टन की शुरुआत हुई, और इसी युद्ध की राख से एक नए और ठंडे संघर्ष ने जन्म लिया, कोल्ड वॉर। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ईस्टर्न फ्रंट ने नाजीवाद को तो कुचल दिया, ये सच है, लेकिन इसकी जो क्रूर विरासत थी, इसकी जो तबाही थी, उसने आने वाली आधी सदी को कैसे आकार दिया? उसने कोल्ड वॉर की दुनिया बनाने में क्या भूमिका निभाई? ये वो सवाल है जिनके जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में तलाशे जा रहे हैं।